चलिए आगे एक प्रश्न है। ये कांकेर से अश्वनी कुमार जी हैं, व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। व्यक्तिगत उनका सवाल है आपसे। सर, इतना संघर्ष आपने बिना व्यक्तिगत लाभ देखते हुए कैसे कर लिया? अश्वनी जी, व्यक्तिगत लाभ तो है। देखिए भाई, मेरा भी संविलियन हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं मैं लड़ा तो मुझे लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, मेरा भी संविलियन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कम हो रहा है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ गया, लेकिन हो रहा है। दूसरा, आप सबका प्यार मिला, यह भी फायदा है। आज नाम है, वह भी फायदा है। तो सबके ना फायदे के दायरे अलग अलग होते हैं यार। मैं धन को नहीं देखता, मेरे को पैसा नहीं कमाना है सब चीज़ों से। लोग जानते हैं ना, आज है ना, आप जैसे लोग हो ना, 126 लोगों ने सवाल पूछा, मतलब उनको विश्वास है ना कि दुबे सर हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। कई साथी इतने अच्छे भावुक करने वाले मैसेज लिखते हैं, जब उनका काम हो जाता है वो मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करेंगे कि सर मेरा यहाँ अटका दिया, मेरा ये बाबू अटका दिया। मैं फ़ोन किया, उसका काम हो गया, उसके बाद जो उसका मैसेज होता है ना, वही जमा पूंजी, वही लाभ है। तो मेरा दायरा जो है पैसे तक सीमित नहीं है। भगवान की दया से दोनों पति पत्नी नौकरी में हैं, सरकार हमको पर्याप्त पैसा देती है, अभी भी ठीक है, और भगवान की दया से उसके बाद भी मिलेगा। तो ज़रूरतें सीमित हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही है यार। छोटी गाड़ी है, छोटा घर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि प्रदेश में एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि दुबे सर ने हमसे 5 रुपया खाया है। यही संतुष्टि है। चंदा ले लूँ 100 रुपये और उसका दुनिया भर में ये बोले अरे वो तो पैसा ले लेके काम करता है, उससे 10 गुना बेहतर है भाई कि बिना पैसा लिए थोड़ा पैसा जेब से लग जाता है। थोड़ा साथी लोग हैं हमारे ये जो मेरे साथ जुड़े हैं विश्वास करके, वो लोग सहयोग कर देते हैं। पैसा तो लगता है यार, नहीं लगता है नहीं बोलूँगा। जाते आते हैं रायपुर, अधिकारियों से मिलते हैं तो आने जाने, कार में गए तो उसका खर्चा, ये सब तो लगता है। गुलदस्ता भी दोगे तो जान रहे हो आजकल 100-150 का आता है, वो लगता है, सब पैसा लगता है। लेकिन ये है कि साथियों की टीम है, 5500 कभी 1000 ऐसा मिला लेते हैं। और CGSTF बनाया, 15,000 रुपये खर्चा हुआ। लेकिन जब उसमें साथी सवाल पूछते हैं, जब प्रशंसा करते हैं कि सर आपने इतना अच्छा ऐप बनाया, हमको सब आदेश से मिला, हम लोग का पूरा पैसा छुटा जाता है। लोग जब उसको खोल हाँ, के देखते देख हैं। चुके हैं, बस यही उपलब्धि यार, यही लाभ है यार। आदमी और क्या चाहिए हैं। तुम लोग कहीं कहीं जाते हैं, हमको लोग पहचानते हैं कि हाँ यार ये दुबे सर है, तो इससे ज़्यादा और लाभ क्या लेंगे यार। अब सबकी प्राथमिकता अलग है। मेरा लाभ जो कमाने का था वो पैसा कमाने का नहीं था। मैं ये चाहता था ईमानदारी से करूँ, और दूसरा ना, पुण्य का काम जो है उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है भाई। तो वो पूरे घर को पुष्पित पल्लवित करता है, ऐसा बुजुर्ग हमारे बता के गए थे, उसी पे अपन भी चल रहे हैं। बढ़िया घर अच्छा है, सब संकटों से उबार रहे हैं भगवान। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। आप लोग से भी मेरा बस एक ही निवेदन है, ऐसे ही ईमानदारी जुड़े रहिए। मेरे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको मैंने सिर्फ एक ही उसमें लिया है क्राइटेरिया कि भैया मेरे नाम से पैसा मत खाना। और अगर किसी भी साथी से, कोई भी साथी संविलियन अधिकार मंच के नाम से कोई पैसा मांगता है तो ज़रूर बताइए। मैंने पहले भी कहा है, आप अपने स्थानीय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए यार, जितना पैसा लगता है उतना मिला के कर लीजिए। कुछ भी कार्यक्रम करना है, मान लो कहीं जा रहे हैं, 4 साथी, चारों साथी मिला लें, चल दें, ऐसा कर लीजिए। हम 1 रुपये किसी से नहीं लेते, ना हमको ज़रूरत है। तो मैं बार बार मैसेज इसलिए देता हूँ क्योंकि कई बार चंदाखोरी चालू हो जाती है। ना मैं कोर्ट केस के लिए किसी से पैसा मांगने गया था, ना मैं इसके लिए। जिन साथियों को सहयोग करना होता है वो खुद से कर देते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कितना खर्चा लग रहा है, तो बता देते हैं भाई इतना लग रहा है, तो बोलता है सर इतना अंशदान मैं भी दूंगा। बस वैसा ही है, बाकी कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं। 1 रुपये किसी से कोई चंदा वसूली नहीं। हमारे जिला संयोजक लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे कुछ शुभचिंतक हैं, उनसे काम बन जाता है। एक प्रश्न ये था कि जो कुछ शिक्षक साथी ने अभी नई भर्ती में फॉर्म भरा था और उन्हें अपने बीओ से बाकायदा एनओसी भी लिया है फॉर्म भरने के लिए, भर्ती में उनका चयन भी हो गया है, तो क्या निम्न से उच्च पद के लिए जैसे पहले दिया गया था वेटेज, उनको निर्धारण किया गया था वरिष्ठता में, क्या इनको भी इसी तरह का मिलेगा? देखिए, निम्न से उच्च पद का लाभ मिलेगा, लेकिन शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग का मिलेगा। आप अगर सोचेंगे कि पंचायत का भी काउंट होता है, तो पंचायत की पूर्व सेवा तो पहले ही नहीं मान रहा है। आप 2018 का संविलियन निर्देश निकालिए, उसने कह दिया है कि समस्त देय लाभ के लिए जिस तारीख को, यानी 1 जुलाई 2018 को संविलियन हो रहा है, उस तारीख से गिनती होगी। तो वैसा ही निर्देश आपके लिए भी है कि समस्त देय लाभ जो है, उसने लिख दिया ना कि वो सब निर्देश जो हैं यथावत रहेंगे। तो जिस तारीख को आपका संविलियन होगा, 1 नवंबर 2020 से जो भी रहेगा वो सब आपका काउंट होगा। तो यही 1 नवंबर 2020 से जिस तारीख को आपकी नियुक्ति होगी उस तारीख तक का मानेगा सर्विस। उदाहरण मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए 1 नवंबर 2020 को आपका संविलियन होता है, 1 दिसंबर 2020 को आपकी नई नियुक्ति होती है, तो 1 महीना को आपका मानेगा।
तो आप अपने 15,000 साथियों के बीच में सीनियर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पुरानी सेवा को माना। लेकिन आप बोलेंगे पंचायत का माने तो नहीं मानेगा, क्योंकि पंचायत का तो वरिष्ठों का भी नहीं मान रहा है ना, जो 1998 बैच है उनके भी सर्विस को नहीं माना है पंचायत का, तो आपका कैसे मान लेगा। ये एक ये था कि संविलियन अधिकार मंच को लेकर एक साथी का प्रश्न है कि आगे चलकर भी संविलियन अधिकार मंच क्या इसी तरह से जारी रहेगा और इसके लिए क्या योजनाएं हैं। बहुत अद्भुत आपका सहयोग मिला है, अद्भुत आपका काम रहा है, ये जारी साथी का रहना नाम चाहिए। बताएंगे इनका। ये साथी का नाम है सुरेंद्र कुमार जोशी जी हैं, ये रायपुर से हैं। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद एप्रिसिएशन के लिए। बस यही चाहिए यार, तो आदमी थैंक यू बोल देता है ना, उतने में हम लोग का पूरा जो थकान है वो दूर हो जाता है। संविलियन अधिकार मंच एक बहुत नेक नीयत से किया गया कार्य था। बहुत सारे साथियों का हमको साथ मिला, हमको और भी साथियों की ज़रूरत है। आप सब जैसे अच्छे साथी जुड़ेंगे तो बहुत लाभ होगा। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम है, हम एक नया संगठन बना रहे हैं, उसके लिए हम प्रक्रिया चालू करेंगे और एक नया संगठन उसी स्ट्रक्चर पर जिस पर संविलियन अधिकार मंच खड़ा था आगे खड़ा होगा। वही सब नीति नियम, बिना चंदा वसूली, बढ़िया से काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। तो हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। सभी साथियों का, नए जो साथी हैं उनका स्वागत है। दूसरा, मैं सभी साथियों को फिर से संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, जब भी विपत्ति आएगी, जब भी किसी नियम के फेर में हम फंसेंगे, ये पूरा बैच एक साथ फंसेगा। हम सब एक बैच के लोग हैं, तो जुड़ कर रहिए। ये सोच कर मत अलग हो जाइएगा कि हमारा काम हो गया तो हम चलते हैं, अब अलविदा। ऐसे लोगों को हम भी बाद में ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे साथी हैं जो सिर्फ लाभ के समय याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उनके लिए हमारे पास भी कोई जगह नहीं। लेकिन हाँ, संगठन बना रहे हैं और वो संगठन अपने उन तमाम साथियों के साथ हमेशा रहेगा जो हमसे जुड़कर हैं। जिला ग्रुप में जो साथी हैं, जिनको प्रमाण पत्र हमने वितरित किया है, जो हमारे सदस्य हैं, उनके लिए हम सदैव साथ खड़े हैं। अधिक से अधिक जो साथी हैं जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। जो साथी सोचते हैं कि मैं फेसबुक ग्रुप में हूँ संविलियन अधिकार मंच के, तो मैं बता देता हूँ, फेसबुक का संविलियन अधिकार मंच वाला ग्रुप हमारा ऐसा कोई अधिकृत सदस्यता वाला ग्रुप नहीं है, उसमें कोई भी जुड़ गया है। लेकिन जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिला जिले में, वो हमारा अधिकृत ग्रुप है, क्योंकि उन सदस्यों की हमारे पास पूरी जानकारी है। तो यदि किसी को जुड़ना है, तो फिर से दोहराता हूँ, CGSTU इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में है, हमसे जुड़े का ऑप्शन है, उसमें फॉर्म भरिए, आपको जिला संयोजक जोड़ लेगा। उसका आप हमारे विधिवत सदस्य हैं और सारी जानकारी आप तक पहुँचते रहेगी। धन्यवाद जोशी जी उत्साहवर्धन वाले शब्दों के लिए। हमारे कुछ साथियों का ये प्रश्न है कि अभी हम लोग का सम्मेलन होगा और हम LB कहलाएंगे, जो नई भर्ती हो रही है वो शिक्षक कहलाएंगे, तो क्या हम हमेशा LB ही कहलाते रहेंगे? मैं बताया हूँ, LB सिर्फ पहचान के लिए है। अभी रेगुलर कैडर थे, रेगुलर कैडर था, उसके बाद ये LB, अब भाई उसको तो LB कह नहीं सकता। LB सिर्फ सिविलियन शिक्षाकर्मी चूँकि आए हैं पंचायत विभाग से, उनको पहचान के लिए है, बाद में वो हट भी जाएगा। अभी सिर्फ पहचान के, रेगुलर कैडर जिस दिन हट जाएंगे उस दिन सबको बना सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उससे कुछ नुकसान हो रहा है क्या? हम अनावश्यक परेशान हैं LB को लेकर। भाई ऐसा हो कि LB हो तो ये नहीं मिलेगा लिखा हो तो बताइए, कहीं पर कोई नहीं, LB पर ध्यान ही मत दीजिए। एक स्थिति ऐसी है कि 5 साल 7 साल बाद जब रेगुलर कैडर हट जाएंगे, उसका सब व्यवस्था एक जैसी हो जाएगी। उसका तो हम ही सीनियर हैं, हमारे लिए ही सब पद रहेगा, ठीक है, वो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। इंतजार कीजिए, LB को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, राजपत्र भी इस बात को कहता है कि हमको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि यदि हमारी पुरानी सेवा जुड़ जाती है तो वो बेहतर होगा, उससे 98 बैच के साथियों को भी लाभ होगा, हमको भी होगा। मेन फोकस उस पर करना है। LB लिखा है, आप मत लिखिए, गलती हमारे साथियों की भी, फालतू अपने पद में LB लिखते हैं। LB तो कैडर है जी, आप कहीं पर अपना पद नाम लिखते हैं तो केवल व्याख्याता लिखिए, केवल सहायक शिक्षक लिखिए, केवल शिक्षक लिखिए। LB आपको लिखने की जरूरत नहीं, विभाग लिखता है लिखे, विभाग अपने पहचान के लिए लिखता है, उसको हमें पहचानना है, हमको पहचानने की जरूरत, हम तो खुद को पहचानते हैं। सभी साथी जितने भी सिविलियन होंगे, सबसे मेरा निवेदन है, कोई भी साथी कभी भी कोई पत्र लिखेंगे पीछे LB मत लिखिएगा। और कोई अधिकारी अगर आपको बाध्य करता है तो बताइएगा, हम उस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करेंगे। कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप LB लिखिए, कहीं पर भी नहीं है। LB आपको लिखना ही नहीं है, विभाग आपको पहचानना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी है, आपकी ज़रूरत नहीं है। आप LB मत लिखिएगा। पहले दिन से LB के शब्द का विरोध कीजिएगा। विरोध करने का तरीका जुलूस लेकर निकलना नहीं है, मसाल लेकर जुलूस निकाले उसका नहीं। आप मत लिखिए LB, आप अपना पदनाम व्याख्याता लिखिए, कौन रोकेगा आपको? तो लिखा हुआ है ना कि सिर्फ पहचान के लिए। एक पत्र आया भी था, बिल्कुल, हाँ, और राजपत्र में भी इसका हाँ, सीधी सी बात है कि जैसे ई संवर्ग वाले शिक्षक ई नहीं लिखते, टी संवर्ग वाले शिक्षक टी नहीं लिखते, व्याख्याता टी नहीं लिखते, उसी तरह से व्याख्याता LB जो है वो LB लिखने की जरूरत नहीं है। व्याख्याता LB पहचान के लिए है
कि ये संवर्ग वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हित लाभ जो हैं खासकर पदोन्नति वगैरह को लेकर जो था, तो वो निर्धारण किया गया है कि एलबी को इतना % रहेगा, ई संवर्ग वाले को इतना % रहेगा, क्योंकि अभी उनकी संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा साल उनकी सर्विस हो चुकी है। तो इन दृष्टिकोण से इसको रखा गया है, व्यवस्था बनाया गया है, संवर्ग बनाया गया है। हम चूँकि लोकल बॉडी से आए हैं, पंचायत से आए हैं, इसलिए हमारे में एलबी जोड़ दिया गया है, लेकिन वो पद नाम नहीं है, वो केवल हमारा संवर्ग है और संवर्ग कहीं पर भी लिखा नहीं जाता। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी का प्रश्न है कि मेरा 2018 में संविलियन हो गया है, संविलियन वेतन भी मिल रहा है, किंतु मंत्रालय द्वारा आदेश में नाम छूट गया है। आवेदन जिला पंचायत में दिया, वहां से आवेदन फॉरवर्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रायपुर भेज दिया गया है। कहते हैं कि पावती मांगने पर गुम हो जाने की बात कहते हैं। कृपया उचित मार्गदर्शन करें या सहयोग करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। ये कृतेश कुमार जी हैं जसपुर से। कृतेश जी, एक काम कीजिए, आपके पास अपनी पावती तो होगी ना, जो आपने पावती मतलब जब आपने पहला आवेदन कहीं दिया होगा कि मेरा नाम छूट गया है, उसकी कॉपी मेरे को भेजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप में मेरे भेजिएगा 9691345789 मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को भेजिए। उसके बाद मैं एक लेटर बताऊंगा आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही कि संचालक के नाम पर आप ऐसा लेटर लिखिए, वो लेटर लिख दीजिएगा, संचालक महोदय तक मैं इस बात को पहुंचा दूंगा, आ जाएगा आपका अलग से आदेश, संविलियन आदेश निकल जाएगा। निश्चिंत रहिए, विभाग की गलती है, उसका निपटारा जो है हो जाएगा आसानी से, आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। एक कोई साथी है, इनका कहना है कि इनका कोई कोर्ट का मामला था, 1 साल नौकरी करने के बाद फिर वो न्यायालय भी गए, उनको बर्खास्त कर दिया गया, न्यायालय भी गए, न्यायालय जाने के बाद उनको न्यायालय ने डिसमिस एंड विड्रॉल कर दिया गया केस को, है ना। अभी वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नियमितीकरण भी हो गया है, तो उनका संविलियन होगा या नहीं होगा, या कोई बाधा आएगी भविष्य में, कोई बाधा आएगी क्या इस तरह? संविलियन तो हो चुका है। 1 मिनट, देखिए बालोद से है धर्मेंद्र गुप्ता जी। धर्मेंद्र जी, पहले कोर्ट का ऑर्डर भेजिएगा, क्या बोला है कोर्ट ने। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा भाई, किसी को भी नौकरी से हटाया गया, क्यों हटाया गया, कुछ तो कारण होगा ना, फॉल्स रीज़न था, कुछ कंप्लेन हुआ था, कुछ तो। अब ऐसे में आपको सवाल के जवाब नहीं दे, आप पहले अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, उसको अध्ययन करके ही बताया जा सके। दूसरा, आप न्यायालय के निर्णय के बाद आ गए हैं विभाग में, मतलब आप कर्मचारी हैं उसके, आपका नियमितीकरण भी होगा, मतलब सब कुछ तो ठीक है, संविलियन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है कि प्रकरण की जानकारी आपको देनी पड़े, कब, जब आप कोई डॉक्यूमेंट भरेंगे, तो वो देना है नहीं देना है, उसका रिलेट है को रिलेट नहीं है, उसको बताने के लिए आप मेरे को दस्तावेज एक बार व्हाट्सएप में भेजिएगा 9691345789। ऐसे ना जब सवाल कभी भी लिखते हैं तो पूरा सवाल लिखा कीजिए, भाई हम कैसे जानेंगे प्रकरण ही क्या था, 1 साल के लिए क्यों हटाया गया, तो वो जानना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी आप जब बता रहे हैं कि कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया ना, मतलब आप सही थे तो नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद आप नियमित हो गए, मतलब आप एज इट इज़ है, होगा संविलियन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी प्रकरण की जानकारी के लिए भेजिएगा व्हाट्सएप में। कई लोगों का प्राण किट नहीं बन पाया है, प्राण नंबर नहीं आ पाया है, उनको क्या करना चाहिए? प्राण वाले देखिए, प्राण में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अभी हमने नगरीय निकाय का कल हमको असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर भी मिला है, तो उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट हम पूरा भेजेंगे, सूची बनाकर भेजेंगे जिनका जिनका नहीं बना है। तो उसके लिए हमने एक लिंक भी चलाया है, पंचायत वालों को भी भेजा था, कुछ लोगों का बना, कुछ का नहीं बना। मैंने कहा ना कि अब स्थानीय कार्यालय पे पुरजोर दबाव बनाइए, राज्य कार्यालय से निर्देश भी दिया जा चुका है, बनाना असल में स्थानीय कार्यालय को है भाई, वो ही डॉक्यूमेंट भेजेगा, राज्य कार्यालय के पास भी बहुत सारे काम हैं। तो आप अपने जिला कार्यालय में एक बार दबाव बनाइए, जहाँ से बनता है वहाँ से दबाव बनाइए, नहीं होता है तो बताइएगा, फिर सहयोग करेंगे। अब तो 18 दिन बचे हैं, जितनी जल्दी वो चला जाए उतना अच्छा है। तो संविलियन के बाद नया प्राण आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, नुकसान होता है। होता क्या है, पंचायत विभाग में जब आप हैं तो आपका जो पैसा कटना था वो पैसा नहीं कटा, आपको मिल गया, आपको तो लगा कि मैं पूरा वेतन पा गया। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे मैं पंचायत विभाग में था, 5300 मेरा जैसे था मूल वेतन, तो क्या होता था 530 रुपये यानी 10% कटता था, तो 530 मेरा कटा था, तो 530 गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता था। आपने नहीं कटवाया, आपका 530 रुपये आपको मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा तो लैप्स हो गया ना। तो वो जो 530 गवर्नमेंट का मिलता आपको साल भर, तो जिसका अमाउंट 6000 के आसपास होता, उसका आपको नुकसान हो रहा है। 6 साल आपने वो कर लिया नुकसान, तो 36,000 हो गया। उस नुकसान की भरपाई के लिए ज़रूरी था कि समय पर प्लान बनता, समय पर आपके अकाउंट में पैसा जमा होता,
तो आपको वो राशि मिलती। बनने को तो प्रांत कभी भी बन जाता है, सिविलियन होने के बाद भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए हम प्रांत पर फोकस कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे हैं अभी भी स्थानीय कार्यालय में लगातार दबाव बनाइए, नहीं होता है तो ऊपर शिकायत करेंगे। ये देवेंद्र साहू जी हैं बेमेतरा से, ये शिक्षक भर्ती जो नई भर्ती हो रही है उसके अभ्यर्थी हैं, और इनका एक प्रश्न था कि सर जो है आप नए भर्ती के बारे में कुछ बोलें। हम आपके छोटे भाई बहन हैं जो इस विभाग में आने वाले हैं और भविष्य में साथ में रहना होगा। कृपया हम सब भर्ती को लेकर चिंतित हैं, हमारे लिए भी कुछ समय दीजिए। कल भैया धन्यवाद, ऐसा उनका कहना है। साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जताने के लिए। देखिए यार, बिल्कुल आपको आना ही है, आप हमारे छोटे भाई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। स्वागत है आपका विभाग में। विभाग में भर्ती जो है ना, एक तो प्रथम दृष्टया सिविलियन के चलते लेट लतीफ़ी हो रही है, उसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात है नहीं, वो होना भी था, क्योंकि हम जब तक विभाग में नहीं आएंगे तब तक आपका रास्ता नहीं खुल सकता था। हमने वो बात पहले भी कही थी और वो बात प्रमाणित भी हुई। दूसरी बात क्या है, आप लोग के प्रोसीजर में सरकार लेट लतीफ़ी भी कर रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर अपन बाद में फ़ोन में चर्चा कर लेंगे। कई प्रकार के कारण हैं। ये है कि जो आप जानना चाह रहे हैं उसमें एक समस्या तो आप लोग की कम हुई है, स्वाभाविक रूप से हुई। इसके लिए मैंने भी अपने साथियों से भी अपील किया है कि पहले क्या था, हमारे शिक्षाकर्मी साथी 40 to 50% पद को भर रहे थे, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया था, वो जाते। अब क्या हुआ, 70, 80, 90% वाला जो फार्मूला आया है ना, तो बहुत सारे हमारे साथी जिनका सिविलियन हो गया वो पैर पीछे खींचेंगे, क्योंकि कोई भी कम वेतन नहीं पाना चाहता। कोई अगर 40,000 पाने वाला तो 26,000, 28,000 में थोड़ा जाएगा ज़बरदस्ती। तो वो जो रेशियो था वो कम होगा। तो आप लोग के लिए पद बढ़ रहा है, मतलब जो साथी चूक रहे थे, वेटिंग में थे, वो भी अंदर आ जाएंगे। पहला तो ये आपको फ़ायदा है। दूसरा ये है कि हमारा जब सिविलियन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग, अगर आप चाहेंगे, देखो यार आप लोग के यहाँ कई धड़ा है, कहने वाली बात नहीं है, कई धड़ा है, कुछ को हम अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं लगते, तो भैया अपन ज़बरदस्ती किसी के में क्यों टांग अड़ाएं। ठीक है, टांग अड़ाने के बाद कोई बोलेगा अरे तुमको कौन बोला नेतागिरी करने को। तो इसलिए आपको अगर व्यक्तिगत जरूरत है तो आप फ़ोन कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सबके लिए एक बयान देना संभव नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक बयान दोगे तो किसी से जमता है वो आदमी ठीक मानता है, जिसका नहीं जमता उसको लगता है कि ये नेतागिरी कर रहा है। तो भैया नेतागिरी करने के लिए हमारे पास अपने ही 1,48,000 बहुत हैं यार, हम काहे के ज़बरदस्ती और 15,000 में जाएंगे। तो समझ का फेर है। एक दो हमारे वरिष्ठ शिक्षाकर्मी साथियों ने सहयोग करने की कोशिश की थी, तो उनको फ़ोन करके सुनाया गया। तो होता क्या है, फिर उसको ख़राब लगता है यार वो बात। हो सकता है वो अच्छी नीयत से कर रहा हो सकता है दूसरे नियत से कर रहा हो, तो पहचानना आपको है। आपने जैसे हमको मैसेज किया है, आपका स्वागत है, आपको कभी ज़रूरत हो बिल्कुल आप फ़ोन कीजिए। वैसे जो भी साथी नई भर्ती वाले होंगे, अगर उसको हमारे पर विश्वास है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर उसको हम पर विश्वास नहीं है या हम उसकी नज़र में अच्छे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना रास्ता है, आएगा, स्वागत है। काहे को ज़बरदस्ती अपन दूसरे के में करें। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल। अभी संविलियन होने के बाद 1 नवंबर के पश्चात कुछ साथियों का प्रश्न ये है कि हमको ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा कि नहीं आने वाले समय में, एक। और दूसरा कुछ साथियों का प्रश्न ये है कि क्या ट्राइबल से एजुकेशन में या एजुकेशन से ट्राइबल में भी ट्रांसफ़र हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ट्रांसफ़र में लाभ क्यों नहीं मिलेगा, ट्रांसफ़र में लाभ मिलेगा और सबसे ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था, म्यूचुअल ढूंढो, विकलांग और बीमारी वाले को मिलता था, वो भी लगभग बंद हो गया था। विकलांग वाले को तो मिल रहा था, बीमारी वाले तो पूरा बंद हो गया था। ठीक है, कई साथी ऐसे थे बेचारे 68 साल से फंसे हुए, माँ बाप बुजुर्ग का ट्रांसफ़र नहीं होता था। पति पत्नी बेस एक सबसे मजबूत बेस था, सबकी पत्नियां या सबके पति सरकारी नौकरी में नहीं हो सकते। तो ऐसा जो नियम था वो स्कूल शिक्षा विभाग में आने के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सिंगल ट्रांसफ़र होता है। सिंगल ट्रांसफ़र मतलब आप अकेले हैं, आपका कोई बेस नहीं है, बिना बेस के आपका ट्रांसफ़र होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में आने का सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफ़र को लेकर ही है। अगले बार जब जुलाई में खुलेगा, जून जुलाई में खुलता है वो, इस साल कोरोना के चलते नहीं खुला, तो उसके प्रावधान रहते हैं। शासकीय कर्मचारियों के लिए जो प्रावधान होते हैं पूरा एज इट इज़ लागू होगा। उसमें आप फॉर्म भरिए, आपका ट्रांसफ़र उस नियम के तहत हो जाएगा। कोई आधार ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई म्यूचुअल ढूंढने की जरूरत नहीं, सबसे बढ़िया। दूसरा, ट्राइबल टू एजुकेशन यार सबसे कठिन चीज़ है। ट्राइबल टू एजुकेशन या एजुकेशन टू ट्राइबल ट्रांसफ़र होने की गुंजाइश बहुत 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 कम है, क्योंकि क्या होता है कि मतलब दोनों विभाग के मंत्री नोट शीट चलाकर अनुशंसा देंगे कि भाई मैं इसको यहाँ लेने को तैयार हूँ, मैं इसको यहाँ से छोड़ने को तैयार हूँ, तब जाकर होगा। वो बहुत मुश्किल काम है। तो लगभग हम लोग ट्राइबल टू एजुकेशन या एजुकेशन ट्राइबल को इम्पॉसिबल मानते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अप्रोच होगा, उसका होने का एक गुंजाइश है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए वो नहीं है।
कुछ साथियों का प्रश्न ये है कि अभी जुलाई में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किया था संविलियन को लेकर, अभी अब नवंबर में होने वाला है, तो क्या पुनः हमको फिर से डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा कार्यालय में? आपके या कार्यालय उसी के से? ऊपर निर्भर करेगा यार। कार्यालय अगर उस दस्तावेज को रखा हुआ है कायदे से तो उनको नहीं मंगाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने कार्यालय का जो पत्र निकलेगा उस पत्र पर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से वहाँ जाकर बात कीजिए कि भैया उस समय तो जमा किए थे, फिर जमा करना है क्या। तो अगर वो बोलता है कि हाँ करना है तो करना है, नहीं कह दिया तो नहीं करना है। अधिकांश जगह तो नहीं करवा रहे हैं, पत्र दिखाने के लिए निकाल दिए लेकिन खुद बोल दिए कि तुम्हारा दस्तावेज जमा है, मत जमा करना। उसी के आधार पर कई जगह तो चली भी गई है वरिष्ठता सूची जिला पंचायत। तो वो आपके कार्यालय के ऊपर है कि आपने जमा किया था कि नहीं किया था, ये है। ये प्रान नंबर को लेकर फिर एक प्रश्न है, नया टाइप का प्रश्न है कि उसमें नॉमिनी वगैरह का नाम अगर चेंज करना है अपने को, बैंक खाता वगैरह का चेंज करना है, तो अपने को कौन से फॉर्म भरना होगा? किससे? प्रान नंबर में प्रान नंबर सबका सिस्टम है, सब बना हुआ है। आप टेस्ट व्हाट्सएप फॉर्म में मैं लगा आपको रहता है। हाँ लिंक भेज दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए पर्सनल, तुरंत आपको मिल जाएगा, तुरंत आप उसको भरिए। प्रान में संशोधन के लिए प्रान को आप पैन कार्ड टाइप का मानिए, जैसे उसमें संशोधन हो जाता है ना वैसे इसमें भी संशोधन, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर चेंज कर हाँ, सकते सब हैं, है। नॉमिनी चेंज कर सकते हाँ। हैं आप, और भी विवरण जो है वो चेंज कर सकते हैं। H2 फॉर्म आता है उसको भरिए, पूरा 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 सब सिस्टम उसमें चेंज हो जाएगा। आराम से। वो सबसे आसान काम है, बनना बस सबसे मुश्किल काम है। जब बन जाता है तो सब आसान काम है, क्योंकि कार्यालय वाले घुमाते हैं, डॉक्यूमेंट सही समय पर भेजते नहीं है। बनना भी आसान है, प्राण शिफ्टिंग को भी जानबूझ के लेंदी बना दिए, उसके लिए भी दबाव डालना पड़ेगा, बाकी सब आसान है। बनने के बाद संशोधन आराम से होता है। एक ये है कि आने वाले समय में वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और पदोन्नति को लेकर शिक्षक एलबी के विषय में क्या रुख होता है सरकार, हो सकता है सरकार का, किस तरह से होगा या नहीं होगा, ये कुछ प्रश्न है। देखिए होना तो है, होना है। पद बहुत खाली है, पद बहुत ज़्यादा खाली है शिक्षा विभाग में, इतने पद खाली होने नहीं चाहिए। व्यवस्था अभी पूरा सोचेंगे तो शिक्षक एलबी के भरोसे ही चल रही है, ये तो सब जानते हैं। अब जब सेटअप में है वो पद तो पदोन्नति भी होना चाहिए। उसमें एक नियम फंसाया हुआ है, 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव होना चाहिए बोलता है, क्योंकि पुरानी सेवा को मान नहीं रहा है। उसी के आधार पर पदोन्नति की सूची से भी नाम गायब कर दिया है, नहीं मंगा रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। तो 5 साल बाद तो पदोन्नति के योग्य हो ही जाएंगे सब साथी, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन उसी पर हमको लड़ाई लड़नी है। जैसे ये सिविलियन का काम निपटेगा हम भी उसके लिए भिड़ेंगे और हम चर्चा करके जो हमारा अपना तरीका है उस तरीके से हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द पदोन्नति हो जाए। बाकी विषय पर भी जो दिग्गज लोग लड़ रहे हैं, जिनका मुद्दा सही रहेगा, जो व्यक्ति सही रहेगा, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए हमारा अपना एक तरीका है, सिविलियन अधिकार मंच एक मुद्दे को लेकर जी जान से जूझता है। हम इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे, एक मुद्दा पकड़ेंगे, उस पर जूझेंगे। बाकी मुद्दों पर जो अन्य संगठन है प्रदेश के, उसमें से जो बेहतर है, जो सही ईमानदारी से लड़ता हुआ हमको नजर आएगा, हम मुद्दे के आधार पर उसको समर्थन देंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, हमारी पूरी टीम उसके साथ लग जाएगी। हर मुद्दे को लेकर चले, 6 7 मुद्दा रख लिए, आज इस पे खबर छपवा रहे हैं, कल उस पे छपवा रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। वो वाला काम हम नहीं करेंगे, वो उस काम से हमारी पूरी तौबा है, दूरी है, वो काम हमसे नहीं होगा कि ज़बरदस्ती सिर्फ पेपर में फ़ोटो छपवाने के लिए, केवल वेब पोर्टल में न्यूज़ चलवाने के लिए, वो काम हम नहीं करेंगे। हमारा तरीका ये रहेगा, एक मुद्दे को चुनेंगे, उस मुद्दे पे जूझेंगे। बाकी मुद्दे पे अन्य संगठन, पुराने नेता सब ही हैं, उनमें से जो भी सही तरीके से काम करता रहेगा उसको हम समर्थन देंगे, उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे कि भैया हमारा भी पूरा टीम आपके साथ है। तो इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन हमारा चुनाव जो रहेगा 1 या 2 मुद्दों को लेकर ही रहेगा, उसी पर हम फोकस करेंगे। मतलब काम जो भी कर रहे हैं, जो जिससे हमारी विचारधारा मिलती है, बस उसका हम उनका समर्थन है। समर्थन करने के हाँ। लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। बस, बस। विरोध किसी का नहीं है, किसी का नहीं। हमारा समर्थन उनका होगा, उनको होगा जो हमारी विचारधारा के अनुरूप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, तो हमारा पूरा समर्थन उनके साथ क्या होता है होगा। प्रदीप भाई, बहुत सारे मुद्दों पर ना बाद में हकीकत ये सामने आती है कि उसको किया ही किसी दूसरे चीज़ के लिए गया था, तो छवि अपनी भी खराब होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, हाँ। कि भैया आप जबरदस्ती उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका नाम चल जाए, आपका कुछ आर्थिक लाभ हो जाए, तो उसके साथ हम नहीं दे सकते। भैया हम किसी को समर्थन देंगे तो कल को लोग हमारे भी तो पूछेंगे कि आप तो उसके साथ खड़े थे। तो चाहे पुराना पेंशन का मामला हो, चाहे क्रमोन्नति पदोन्नति का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, जिस मुद्दे को हम लड़ सकते हैं उसको हम लड़ेंगे, जिसको नहीं लड़ सकते उसमें अगर कोई अच्छे से लड़ रहा है तो हम उसका साथ देंगे, और हमको लगेगा कि साथ देने लायक नहीं तो हम चुप्पी साध लेंगे। हर आदमी हर समय नेतागिरी करे जरूरत भी नहीं है, तो जो सही रहेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमको लगेगा कि हाँ भाई ये आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, तो हम उससे अपनी शर्तों के साथ बात करके कि भैया हम इसमें आपके साथ सहमत है, इसलिए करेंगे। जो नहीं है उसमें छोड़ देंगे। लड़ाई तो लड़ी है। देखिए कोई रहे ना रहे, हम रहे नहीं रहेंगे तो लड़ाई नहीं।